जय हिंद साथियों। आज का हम लोग का टॉपिक है इंटरनेट। मतलब इंटरनेट क्या, आजकल जो आधुनिक युग में लोगों को 3-4 दिन खाना न मिले तो भी जीवित रह जाएंगे, लेकिन इंटरनेट के बिना जीवन संभव नहीं है। तो यहाँ पर ये इतना आवश्यक है तो इसके बारे में जानकारी भी आवश्यक है। तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं इंटरनेट का चैप्टर, और सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये वीडियो 2 भागों में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हम लोग इंटरनेट का इतिहास, यानी इंटरनेट का खोज किसने किया, सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, है ना। चलिए आपको विस्तृत हम टेबल ऑफ कंटेंट में बताते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो चलते हैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट यानी विषय सूची पे और देखते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। सब्सक्राइब कीजिए मैथ गुरु 10 चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले। यहाँ पर देखिएगा, पहला हम लोग का टॉपिक क्या है, इंटरनेट। इंटरनेट में हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेट कैसे चलता है, इंटरनेट को हम कहाँ से लाते हैं और किस तरह, यानी इंटरनेट तारों के द्वारा चलता है कि सैटेलाइट के द्वारा चलता है, आखिर कैसे चलता है। दूसरा, इंटरनेट की खोज यानी इतिहास। तीसरा, इंटरनेट का मालिक। इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर। हम लोग इंटरनेट तो सुने हैं, अब ये इंट्रानेट क्या होता है, तो इंट्रानेट क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंटरनेट के लिए आवश्यक घटक देखिए क्या है कि पर्सनल कंप्यूटर, मॉडेम, यानी इंटरनेट जब हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो हमको क्या क्या रिक्वायर्ड, यानी घटक, कौन कौन से घटक हमको चाहिए। तो पहला, हमको पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए, जो हमारा पीसी हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मॉडेम दूसरा होना चाहिए। तीसरा क्या, संचार माध्यम, कोई भी संचार माध्यम। संचार माध्यम क्या होता है कि जिस प्रकार हम जिस माध्यम से एक दूसरे से संपर्क बनाते हैं उसी को हम लोग संचार माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम से हम लोग अपने बातों को किसी अन्य व्यक्ति के पास पहुंचा देते हैं, संचार माध्यम कहते हैं। तो इसमें संचार माध्यम बहुत से हैं जिससे हम लोग कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ सकें, जैसे कोएक्सियल केबल, आगे फाइबर ऑप्टिक केबल, वायरलेस, है ना, और डायल अप लाइन जो पहले हुआ करता था। तो बहुत से संचार माध्यम है जैसे हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ देंगे। अब देखिए, वेब ब्राउज़र है, ओके। अगला, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी छोटा नेम क्या है, आईएसपी के बारे में बताना चाहेंगे आपको थोड़ा सी जानकारी, बाकी तो हमको वीडियो में पढ़ना ही है। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी वह कंपनी होता है, यानी जो हमको सर्विस प्रदान करता है, इंटरनेट का सर्विस जो हमको प्रदान करता है। अगर आपके पास एयरटेल, वोडाफोन, जियो, बीएसएनएल जो भी आपका सिम होगा, आप लोग का अगर जियो का सिम होगा तो आपका आईएसपी क्या होगा, जियो होगा, है ना। उसी प्रकार बीएसएनएल का सिम होगा तो बीएसएनएल आपका क्या होगा, आईएसपी होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा। ओके, ये तो क्लियर हुआ हमको कि टेबल ऑफ कंटेंट ये वाला। आगे बढ़ते हैं कि अगला टेबल ऑफ कंटेंट हम लोग का क्या है। तो यहाँ पर देखिए, इंटरनेट का उपयोग आखिर कहाँ पे है। तो पहला, ईमेल में भेजने में, यूज नेट में, ई कॉमर्स में, टेलनेट में, वर्ल्ड वाइड वेब, ई शिक्षा में। वैसे भी इंटरनेट का प्रयोग हर जगह पे हो रहा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम से फेवरेट है, यानी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हमने उसी को टच किया है। ओके, ईमेल से बहुत क्वेश्चन बनता है, और यूज नेट से ई कॉमर्स क्या होता है, टेलनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, आखिर ये सब क्या होता है, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। अब आगे देखिए, जो इंटरनेट का शब्दावली है ना, ये हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इंटरनेट की शब्दावली को पढ़ेंगे। यहाँ पर यूआरएल क्या होता है, टीसीपी, अपलोड, डाउनलोड, आईपी, स्पैम, डोमेन नेम, वायरस, सर्च इंजन, एचटीएमएल। अब ये सब इतना दिया है इंटरनेट शब्दावली, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसका फुल फॉर्म पूछेगा, इसका कार्य क्या है ना, यूआरएल किसे कहते हैं, यूआरएल के कितने भाग होते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, इंटरनेट। चलिए बढ़ते हैं अपने इंटरनेट पे और देखते हैं कि हमारा इंटरनेट क्या है। तो देखिएगा, आपको इमेज की सहायता से यानी सचित्र वर्णन किया गया, आप देख सकते हैं, आपको देखकर भी समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिएगा इंटरनेट क्या होता है, आपको चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पे इंटरनेट का एक चित्र दिखाया गया है यहाँ पर। मतलब ये मान लीजिए पूरा इंटरनेट है, मतलब पूरा संसार है। अब इस इंटरनेट से सभी कंप्यूटर जुड़े हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये इंटरनेट क्या है, नेटवर्कों का नेटवर्क है ना।
अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको और डिफाइन करते हैं। देखिए, इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इंटरनेशनल नेटवर्क होता है, जिसे 1950 में किसने शुरू किया था? तो विंटकर्फ नामक वैज्ञानिक ने शुरू किया था। और ये तो एग्जाम में बार बार पूछता है कि इंटरनेट के आविष्कारक कौन है और किस सन में उन्होंने आविष्कार किया था। 1950 में विंटकर्फ ने इंटरनेट का आविष्कार किया था। क्लियर है इतना? आपका ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए कि इंटरनेट आखिर हमारे पास आता कैसे है। ओके, इंटरनेट में जो हम लोग चार्ज देते हैं, पैसा या रिचार्ज कराते हैं मोबाइल में, वो मेन किसके पास जाता है? कौन इंटरनेट का मालिक है, कौन रखता है? तो यहाँ पर देखिए, इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है और कह सकते हैं तो सभी है। ओके, मतलब इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है, अगर कहें इंटरनेट के मालिक तो सभी है, क्योंकि विश्व भर के सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए जुड़े हुए हैं, है ना। अब इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए सभी कंप्यूटर जुड़े हैं, तो जिनका कंप्यूटर सर्वर जुड़ा होगा वही मालिक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी अगर मान लीजिए गूगल का अगर हम यहाँ पर देखें गूगल का, तो यहाँ पर भारत में तो है नहीं। भारत में लाने के लिए इस प्रकार फाइबर ऑप्टिक केबल यानी कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल या कोएक्सियल केबल, तो जनरली फाइबर ऑप्टिक केबल हम लोग क्या करते हैं कि समुद्र में बिछा दिया गया है। और इतना अधिक फाइबर ऑप्टिक केबल बिछा दिया गया है कि एक के डैमेज होने पर दूसरा से हम लोग काम ले सकते हैं। तो इसी तरह समुद्र के अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल बिछा दिया गया है। यहाँ पर कोई सैटेलाइट से इसका प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल में देखिए क्या होता है कि प्रकाश तरंगों से ये जो डेटा होता है गमन करता है, और लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से हमारे प्रकाश की चाल होती है। तो इतनी तेज़ी से हम लोग डेटा गमन करते हैं जो सैटेलाइट से संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये तो हमारा हो गया इंटरनेट। और आपको ये समझ में आ गया अभी चित्र देखकर कि इंटरनेट आखिर हमारा चलता कैसा है। तो इंटरनेट पूरा 99% क्या होता है कि पूरा हमारा वायर से चलता है। 99% जो हमारा इंटरनेट चलता है वायर से चलता है, ठीक है। तो इतना फेवरेट टॉपिक है, इसमें समय तो लगेगा। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए तो एंड तक देखिएगा, क्योंकि ऐसा आप लोग कभी पढ़े नहीं होंगे शायद। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है इसका। तो देखिए, इंटरनेट सूचना तकनीकी का सबसे आधुनिक प्रणाली है। सूचना तकनीकी का मतलब सूचना को एक जगह से दूसरे भी जगह भेजना, आपस में सूचना का साझा करना। अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है? तो यूट्यूब के सर्वर से आ रहा है आपके पास। हमने तो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, आपके पास यूट्यूब के सर्वर से आप लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो वही क्या है कि हम जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं, इन्फॉर्मेशन को हम साझा कर दिए हैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, तो उस प्लेटफॉर्म से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो ठीक है। आगे देखिए कि इंटरनेट को आप विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विश्व स्तरीय समूह नेटवर्क कह सकते हैं। समझ में आ रहा? कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विश्व स्तरीय समूह नेटवर्क कह सकते हैं। इस नेटवर्क में हजारों लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हैं। साधारणतः कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन द्वारा जोड़ा जाता है। क्लियर है इतना? अब ये देखिए कहने का अर्थ क्या है, और यहाँ पर हम आपको लिख दिए हैं, जो भी आप यहाँ पर लिख दिए हैं कि आप नोट्स बनाते चलें, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर नोट्स बनाते चलिएगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है, जो हम बोल रहे हैं वहाँ पे लिख दिया है। आगे देखिए, इंटरनेट को और अगर विस्तृत तरीके से हम लोग समझें तो क्या होता है, इंटरनेट जो होता है नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। और इंटरनेट में आगे समझने से पहले यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, या नेटवर्कों का नेटवर्क तो है, तो नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? तो लैन, यहाँ पर मैन, ये ध्यान दीजिएगा, मैन, और अगला होता है वैन। इसके बारे में आप लोग शायद सुने भी होंगे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा विस्तृत चर्चा इसका क्या करते हैं हम लोग कि लोकल एरिया नेटवर्क है ना, ये हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो इंटरनेट के चैप्टर ये तो है। आपका अगला जो आएगा हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ेंगे इसको। तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन का पूरा नाम। लैन का पूरा नाम क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है? एक बिल्डिंग बेसिस पे, ये एक बिल्डिंग बेसिस पे मतलब कंपनी स्तर पे कार्य करता है। ये छोटे क्षेत्रों में कार्य करता है और इसको कोई भी व्यक्ति हैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये खुद के लिए बनाया जाता है। कोई कंपनी खुद के लिए लैन, लोकल एरिया नेटवर्क का निर्माण करती है। अब लैन तो हो गया, यहाँ पर मैन को समझिए कि मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पूरा नाम क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है, ये क्या होता है कि महानगरीय, मान लीजिए किसी कंपनी का एक शहर में जगह जगह, एक शहर से दूसरे शहर में, यानी एक कोने से दूसरे कोने में उसकी कंपनी है,
उसको जोड़ना है तो क्या करेगी, केबल एक वायर बिछा देगी उस कंपनी को जोड़ने के लिए उसको, है ना। तो ये क्या होता है, थोड़ा लाइन से बड़ा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी महानगरों में नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए वैन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है आपको कि वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया जो नेटवर्क होता है ना, ये क्या होता है कि विश्व स्तरीय होता है, कई महाद्वीपों को जोड़ दिया जाता है, कई देशों को वाइड एरिया नेटवर्क में जोड़ दिया जाता है। और बहुत सारे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी वैन को मिलाकर हम लोग इंटरनेट बना देते हैं, इसी वैन को मिलाकर हम लोग इंटरनेट बना देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे वैन भी कह सकते हैं कि बहुत सारे वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क को मिलाकर हम लोग इंटरनेट का निर्माण करते हैं। ओके, या साधारण शब्दों में हम लोग कहें तो नेटवर्कों के नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। ये तो आपको क्लियर हुआ होगा, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, ये तो हम देख लिए कि इंटरनेट को कैसे जोड़ा जाता है, टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट को जोड़ दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, इंटरनेट बोले थे ना, इंटरनेट का मालिक कौन है, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखिएगा, इंटरनेट किसी एक कंपनी या सरकार के अधीन नहीं होता। अब मान लीजिए अगर अमेरिका का इस पर आधिपत्य होता तो जब चाहता तब बंद कर देता, है ना, जब चाहता तब ये डेटा चोरी कर लेता, लेकिन इस किसी कंपनी या सरकार के अधीन, इसके पास सरकार के अधीन नहीं होता है। अब तो इसमें बहुत से सर्वर जुड़े होते हैं जो अलग अलग संस्थाओं या कंपनियों के होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए गूगल का सर्वर है, यूट्यूब का सर्वर है ना, फेसबुक का सर्वर है, सबका अपना अपना सर्वर है। जब आप लोग फेसबुक पे फोटो को पोस्ट करते हैं तो मान लीजिए आप लोग 2017-15 में फेसबुक पर कोई फोटो को पोस्ट किया आपने और अब तक है, अब तक यूट्यूब के सर्वर, अब सर्वर के कौन बोलते हैं, एक सर्वर क्या होता है कि बृहद स्तर का कंप्यूटर होता है, बृहद स्तर का कंप्यूटर होता है जिसमें सभी डेटा स्टोर किया जाता है। और उसी सर्वर से हमारा मान लीजिए फेसबुक का है तो फेसबुक, उसी सर्वर से हम लोग इंटरनेट के द्वारा अपने डेटा को साझा करते हैं। ठीक है, और उसी सर्वर पे हमारा फोटो या कोई भी वीडियो होगा शो करता है। इतना तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कंपनियों के होते हैं, इंटरनेट का प्रयोग जानकारी प्राप्त करने के लिए होता है। इंटरनेट को हम क्या कह सकते हैं, सूचना का राजपथ भी कह सकते हैं। सूचना का राजपथ क्यों, कि इसी के द्वारा हम लोग जो भी सूचना चाहें कुछ ही समय में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। सूचना का राजपथ भी कहते हैं। क्वेश्चन बहुत बना है कि हम लोग सूचना का राजपथ किसे कहते हैं, तो इंटरनेट को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसके आगे देखते हैं। 1982 में नेटवर्क के लिए समान नियम बनाए गए थे। नेटवर्क के लिए समान नियम, जैसे हमको कानून व्यवस्था चलाने के लिए हमारे नियम बनाए गए हैं, समाज को चलाने के लिए, तो सभी को चलाने के लिए एक नियम होते हैं, एक रूल रेगुलेशन होते हैं। कुछ भी करिए आप, एक नियम होता है। उसी प्रकार इंटरनेट को चलाने के लिए एक नियम को बनाया गया था। अब इन नियम को हम लोग क्या कहते हैं, इन नियम को हम लोग प्रोटोकॉल यानी टीसीपी या आईपी कहते हैं। टीसीपी या आईपी कहते हैं, टीसीपी या आईपी कहते हैं, जिसका पूरा नाम क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर समझिएगा टीसीपी और आईपी के बारे में तो हम बता दिए कि इंटरनेट को चलाने के लिए जो भी नियम बनाए जाते हैं वह टीसीपी या आईपी के अंतर्गत आते हैं, जो भी नियम है। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब ये समझिएगा, आप लोग सिंपल समझिएगा, फेसबुक या व्हाट्सएप पे जो आप फाइल या वीडियो या फोटो को भेजते हैं एकाएक तो नहीं जाता है। ओके, एकाएक नहीं जाता। टीसीपी क्या करता है, उस फाइल या फोटो को कई भागों में डिवाइड कर देता है। अब डिवाइड कर देता है, उस कई भागों को परसेंटेज आपको शो होता है कितना परसेंट चला गया, उस परसेंटेज के भाग में डिवाइड करके उस अदर व्यक्ति जिसके पास आप भेज रहे हैं, या किसी गूगल के सर्वर पर भेज रहे हैं, यूट्यूब के सर्वर पर भेज रहे हैं, या फेसबुक के सर्वर पर भेज रहे हैं, उस व्यक्ति के पास दिखा देता है। और सेम उसी ऑर्डर में जो टीसीपी होता है उस व्यक्ति के पास भी वो फोटो उसी ऑर्डर में लगा देता है जिस ऑर्डर में आपने भेजा था। ये सब कौन कार्य करता है, टीसीपी कार्य करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। मतलब इंटरनेट का नियम, इंटरनेट का नियम बोल सकते हैं, सेट ऑफ रूल भी बोल सकते हैं इसको, कि सेट ऑफ रूल होता है क्या, टीसीपी और आईपी इंटरनेट का। आशा करता हूँ कि इतना अच्छा से आपको समझ में आया होगा, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इंटरनेट, ठीक है ना। और अगर इंटरनेट न रहे तो क्या कहेंगे, जग सुना सुना लगे रहे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंटरनेट का इतिहास क्या है। इंटरनेट का इतिहास देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखिए इंटरनेट का इतिहास क्या है ना, इंटरनेट के इतिहास के बारे में बात करें तो सबसे पहले अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी, किस अमेरिका देश में,
और अमेरिका ने इसको बनाया था। देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है, आप लोग साथ साथ नोट करते जाइएगा, क्योंकि जब तक नोट नहीं बनाएंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए जब सीरियल और मूवीज़ होता है तो लोग ध्यान से देखते हैं, काम वाला चीज़ में मन तो लगता नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अमेरिका की खोज आखिर क्या है। देखिए मूलतः इंटरनेट का प्रयोग अमेरिका की सेना के लिए किया गया था। ओके, अब इससे और आगे हम लोग बढ़े ना, इससे और आगे बढ़े तो अमेरिकी सेना के लिए तो किया गया था। अब आगे बढ़े, यहाँ पर क्या है 1969, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 1969 में क्या हुआ कि लॉस एंजल्स, अमेरिका लॉस एंजल्स शहर में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा, ये दोनों ने क्या किया कि एक 4 कंप्यूटर का समूह बनाया जो डेटा को एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में साझा कर सके, है ना। उस इंटरनेट मतलब उस नेटवर्क में अमेरिकी सेना को भी जोड़ दिया गया ताकि डेटा को हम अमेरिकी सेना तक भी साझा कर सकें, या युद्ध या किसी भी स्थिति में अमेरिकी सेना से हम लोग वार्तालाप कर सकें, जो गोपनीय होगा कोई नहीं जानेगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या बना दिया कि ARPA नेट नामक, तो पहला क्वेश्चन पूछता कि पहला इंटरनेट का नाम क्या है, तो ARPA नेट, मतलब ए से आप लोग नोट करिएगा एडवांस, आर से रिसर्च, पी से प्रोजेक्ट, ए से एजेंसी, एन से नेटवर्क, पूरा NET क्या होगा नेटवर्क, तो है ना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है कि नाम से एक नेटवर्क बनाया, ठीक है ना, बनाया जो कंप्यूटर को जोड़कर बनाया था। कितने कंप्यूटर को? 4 कंप्यूटर को जोड़कर बनाया था। तब इंटरनेट की प्रगति सही तरीके से चालू हुई थी। वर्तमान में इंटरनेट के माध्यम से लाखों या करोड़ों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हैं। अब देखिए, अब ARPA नेट के बाद एक और नेट बना दिया गया था। उस नेट का क्या नाम था? NSF नेट। NSF नेट जो था ना, NSF नेट मतलब नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। NSF नेट क्या था? नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। अब ये क्या था कि ARPA नेट के बाद बनाया गया था, ठीक है। अब बाद में क्या हो गया, ARPA नेट और NSF नेट को दोनों को जोड़कर इसको पूरा विश्व स्तर पर प्रसारित किया गया। इसमें कमर्शियल यूज़ भी होता था, लेकिन पहले जो NSF नेट था इसमें कमर्शियल यूज़ नहीं किया जाता था। ओके, ये तो अमेरिका की खोज हुआ, अमेरिका का इतिहास हुआ। भारत का देखते हैं, तो भारत हमारा पिछड़ गया। यानी देखिए, भारत में इंटरनेट का सेवा आरंभ कब हुआ? 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ कब हुआ? तो 15 अगस्त 1995 में। किसके द्वारा किया गया था? तो BSNL मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड। ओके, विदेश संचार निगम लिमिटेड ने भारत में क्या क्या इंटरनेट के लिए नेटवर्क की सेवा प्रारंभ किया था, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। अब ये था हमारा इंटरनेट का इतिहास। ओके, आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप देखिए किसी का भी कोई काम का प्रशंसा करेंगे तो उसको मन लगेगा आगे कार्य करने में। ओके ना, तो आगे बढ़ते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैथ गुरु 10 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को इस तरह दबा लीजिएगा ताकि अगले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे वही है, इंटरनेट के लिए आवश्यक घटक। जब हम इंटरनेट चलाएंगे, ये तो हमारा इंटरनेट हम लोग जान गए कि इंटरनेट क्या होता है, कि ठीक है हम इंटरनेट से तो जोड़ लेंगे, ठीक है, इंटरनेट से तो हम जोड़ लेंगे। अब इंटरनेट अब जोड़ेंगे कैसे? इंटरनेट हम जान गए क्या क्या है, चलिए देखते हैं। इंटरनेट के लिए आवश्यक घटक, जब हम इंटरनेट चलाएंगे तो कौन कौन सा घटक होना चाहिए? ओके, तो देखिए, पहला सबसे पहला हमारा क्या होना चाहिए? पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जब तक नहीं रहेगा आप इंटरनेट चला पाएंगे, इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले PC होना चाहिए। दूसरा देखिए, दूसरा हमारे पास मॉडेम होना चाहिए। मॉडेम क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर पूरा नाम होता है, और इसका विस्तृत अध्ययन इसी वीडियो में करेंगे, एकदम विस्तृत अध्ययन करेंगे हम लोग। देखिए, इंटरनेट का पूरा खानदान के बारे में पढ़ने वाले हैं, भले देरी होगा लेकिन देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। मॉडेम क्या है कि मॉडेम मतलब मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। आगे क्या है कि संचार माध्यम। अब देखिए, मॉडेम के बाद हम लोग क्या करेंगे? संचार माध्यम देखेंगे। अब तो मॉडेम हमारे पास हो गया, PC हो गया, संचार माध्यम क्या कि कोई केबल लगा दे, कोई तार लगा दे जो हमारा इंटरनेट यानी नेटवर्क हमारा पूरा इंटरनेट कनेक्ट हो जाए। ये तो संचार माध्यम से हम लोग जोड़ लिए। अब आते हैं, देखिए, अब हम लोग जोड़ लिए तो ठीक है, जोड़ तो लिए ना, आखिर इंटरनेट चलाएंगे कैसे? कुछ तो होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हमारे किसी भी साधारण कार्य करने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर होता है,
सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर। उसी प्रकार क्या होता है, इंटरनेट को चलाने के लिए वेब ब्राउज़र या इंटरनेट सॉफ्टवेयर होते हैं। अब ये तो हो गया, अब ये हो गया तो ठीक है, हम लोग तो जोड़ लिए। अब मान लीजिए तार भी बिछा लिए, वेब ब्राउज़र भी इंस्टॉल कर लिए, लेकिन आईएसपी के पास जब तक नहीं जाएंगे तब तक तो हमारा इंटरनेट का काम होगा नहीं। अगर हमारे पास मान लीजिए पैसा है तो बिछाइए गूगल के कैलिफोर्निया तक केबल को, गूगल के कैलिफोर्निया तक बिछाइए, फ्री में इंटरनेट चलाइए, है ना। अगर आपके पास अगर सुविधा है तो आप गूगल के देखिए, फ्री होता है इंटरनेट। भले हमसे चार्ज किस लिए लिया जाता है, क्योंकि केबल बिछाया जाता है, नेटवर्क जो आपके सेलुलर नेटवर्क एरिया में लगाया जाता है, जो टावर जिसको बोलते हैं आप लोग, उसका खर्च होता है। इसीलिए क्या होता है कि आपसे चार्ज लिया जाता है। अगर आपके पास संसाधन है तो आप सीधा गूगल के होम ऑफिस के पास, मतलब हेड ऑफिस के पास, आप कैलिफोर्निया में सीधा को केबल बिछाइए, वहीं से इंटरनेट को एक्सेस करिए। ओके, तो ये तो आईएसपी के पास हमको जाना ही पड़ता है, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी होता है, जियो, एयरटेल एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पर्सनल कंप्यूटर आखिर क्या होता है हमारा। चलिए, अब यहाँ इमेज में देखिएगा पर्सनल कंप्यूटर क्या है। पर्सनल कंप्यूटर मतलब आपका डेस्कटॉप, जो पहले ज़माने के, ये डेस्कटॉप आपके सामने दिखाई दे रहा है, पहले ज़माने के डेस्कटॉप। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेस्कटॉप। ओके, यहाँ पर ये भी फेसबुक चला रही हैं। ओके, तो चलिए फेसबुक आप लोग मत चलाइएगा, इस वीडियो को देखिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए फेसबुक तो चल रहा है, ये भी इंटरनेट से कनेक्ट है। तो इंटरनेट से कनेक्ट है तो ये क्या है, पर्सनल कंप्यूटर इनका है, मतलब खुद के लिए पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किसी कंपनी में प्रत्येक एम्प्लॉय के लिए दिया जाने वाला कंप्यूटर। ये आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, आपका खुद के लिए है ना, कोई मोबाइल दूसरा छुएगा तो क्या होगा। चलिए, उससे मतलब नहीं है, आगे बढ़िए। अब देखिए क्या है कि डेस्कटॉप ये है हमारा, तो यही पर्सनल कंप्यूटर हमारे पास होना चाहिए। ओके, और पर्सनल कंप्यूटर आप लोग देख लीजिए क्या होता है कि पीसी। ओके, पीसी का पूरा नाम क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। ये याद रखिएगा, पीसी का पूरा नाम क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। और पर्सनल कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर पीसी का एक सामान्य प्रयोजन का कंप्यूटर है, मतलब सामान्य उद्देश्य का कंप्यूटर है, जिसका आकार, क्षमता और मूल बिक्री मूल्य किसी आम व्यक्ति के प्रयोग के लिए उपयोगी बनाता है। इन्हें माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में भी रखा जाता है। इन्हें हिंदी में व्यक्तिगत संगणक भी कहते हैं। अब संगणक तो कंप्यूटर का हिंदी नाम है, अब व्यक्तिगत क्यों कर रहे हैं कि पर्सनल है ना, पर्सनल एक के लिए है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात समझिएगा, यहाँ पर जो माइक्रो कंप्यूटर है ना, माइक्रो कंप्यूटर ये फंडामेंटल का है टॉपिक, लेकिन हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि कंप्यूटर के साइज के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा जाता है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। ये सबसे निम्न स्तरीय कंप्यूटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर छोटा कंप्यूटर होता है। ओके ना, तो पर्सनल, या चलिए हम तो पीसी ला दिए, अब क्या हमको चाहिए, तो दूसरा हमको चाहिए मॉडेम। मॉडेम मतलब मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया गया है, और इसको बोलते हैं डोंगल। डोंगल मतलब यूएसबी आधारित डोंगल होता है, जिसमें यह क्या था, 3G मॉडेम लिखा है। अब यहाँ पर आप लोग तो 4G का सिम भी यूज करते होंगे, कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता था कि इसमें सिम को लगाया जाता था, जो सिम आपका मिलता है, सिम जो होता है, सिम को लगाया जाता है, उस सिम को इसमें लगा दिया जाता है, 3G मॉडेम। अब इसमें सिम को लगा दिया जाता है, और ये इंटरनेट से जोड़ने के लिए इसको USB ड्राइव यानी USB केबल में इसको लगा दिया जाता है CPU में। ये तो ठीक है मॉडेम। अब ये देखिए मॉडेम आखिर होता क्या है, एक बार हम लोग देखते हैं। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर होता है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जो इंटरनेट को टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्ट करता है। जो हमारा इंटरनेट चलता है ना, जो पहले ज़माने का टेलीफोन लाइन होते थे जिससे हम लोग कॉल करते थे टेलीफोन, वही टेलीफोन लाइन से क्या करता है, इंटरनेट को कनेक्ट कर देता है। ये तो ठीक है। मॉडेम की आवश्यकता होती है किस लिए, कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। अब यह कंप्यूटर में चल रहे इंटरनेट ब्राउज़र और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच आवश्यक लिंक का कार्य करता है। समझने वाली ये बात है कि हमारा टेलीफोन जो लाइन होता है ना, एनालॉग सिग्नल भेजता है। एनालॉग सिग्नल क्यों भेजता है, क्योंकि जब यहाँ पे देखिए जो हमारा टेलीफोन लाइन होता है, एनालॉग सिग्नल आता है, क्योंकि एनालॉग सिग्नल को हम थोड़ी दूरी तक, यानी डिजिटल सिग्नल से थोड़ी दूरी, अधिक दूरी तक भेज सकते हैं। अब जो हमारा कंप्यूटर समझता है, ये डिजिटल समझता है। डिजिटल मतलब क्या, 0 और 1 को समझता है। और 0 और 1 को क्यों समझता है कि कंप्यूटर एक मशीन है। ओके, इसके जो मदरबोर्ड में कंपोनेंट ट्रांजिस्टर लगे हैं, ये क्या समझते हैं, ये स्विच है, स्विचिंग डिवाइस है। 0 और 1 को समझता है। स्विच तो आपका समझेगा ना कि ऑन करना है कि ऑफ करना है, यही समझेगा। इसलिए क्या होता है कि डिजिटल सिग्नल को कंप्यूटर हमारा समझता है। ठीक है, अब ये डिजिटल से क्या कर रहा है कि डिजिटल सिग्नल को समझ रहा है,
और टेलीफोन लाइन पे आ रहा है एनालॉग सिग्नल। अब देखिए अब कौन आखिर समझाएगा ये दोनों को, है ना। समझाने के लिए बीच में क्या होता है, मॉडेम होता है। मॉडेम क्या करता है कि टेलीफोन लाइन के माध्यम से हमारे इंटरनेट को, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर देता है ना। ये हमारा टेलीफोन लाइन आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग आपको दिखाना चाहेंगे क्या दिया कि मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। यहाँ पर हमारा कंप्यूटर है। अब देखिए यहाँ पर दो भागों में बांट दीजिए इसको। तो देखिए पहला क्या है कि टेलीफोन लाइन से हमारा जो आता है सिग्नल, वो मॉडेम क्या करता है, मॉडेम कंप्यूटर को डिजिटल सिग्नल के रूप में सेंड कर देता है। जो कंप्यूटर से हम लोग निर्देश देते हैं मॉडेम को डिजिटल सिग्नल, और टेलीफोन लाइन को क्या करता है, एनालॉग सिग्नल में ट्रांसफर कर देता है। क्लियर है। अब इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल, ये डिजिटल सिग्नल हमारा जा रहा है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के नियम को क्या कहते हैं। तो ये होता है हमारा मॉड्यूलेशन। डिजिटल को एनालॉग में बदलने के लिए मॉड्यूलेशन होता है, और एनालॉग को डिजिटल में बदलने के लिए क्या होता है, तो डीमॉड्यूलेशन होता है, डीमॉड्यूलेशन होता है। ओके, ये तो क्लियर हुआ आपको कि मॉडेम का प्रयोग किस लिए हम लोग करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक शब्द और आता है मॉडेम के साथ, राउटर का, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राउटर लगा है, राउटर लगा है। अब ये राउटर क्यों लगा है, तो राउटर समझिए क्या होता है। मॉडेम से हम लोग सिर्फ एक कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं, मॉडेम से हम लोग एक कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं, जो पहले के मॉडेम थे। अब तो वाईफाई मॉडेम आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मॉडेम को हम क्या कर सकते हैं, राउटर, यानी यहाँ से मॉडेम को हम एक सिस्टम के द्वारा जोड़ सकते हैं। लेकिन जब मॉडेम को हम राउटर के साथ जोड़ दें तो यह क्या करेगा, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को हम लोग जोड़ सकते हैं। 10, 12, 15 जितना कंप्यूटर आप जोड़ना चाहें इंटरनेट से राउटर की मदद से जोड़ सकते हैं। तो क्लियर हुआ। राउटर क्या करता है कि डेटा को डिस्ट्रीब्यूट, यानी डेटा को अन्य दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के पास भेजने का कार्य करता है। और यह एक कंप्यूटर यानी दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर एक नेटवर्क बना देता है। ठीक है। और नेटवर्क बना देता है जिससे कंप्यूटर, सभी कंप्यूटर चलने लगता है। ओके। राउटर की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक वाईफाई जो अपने लोकल एरिया में सेंड कर सकते हैं, जितने भी कंप्यूटर होगा उस वाईफाई से चल सकता है। आशा करता हूँ ये आपको फिगर की सहायता से बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और आगे बढ़ते हैं कि आगे देखिए क्या हम लोग का। अब यहाँ पर देखिए एक एनालॉग सिग्नल को टेलीफोन या केबल वायर से डिजिटल सिग्नल में बदलने का कार्य कौन करता है, बदलने, यहाँ पर समझिएगा, बदलने का कार्य कौन करता है, बदलने का कार्य करता है हमारा मॉडेम करता है। अब यहाँ पर देखिए मॉडेम का सबसे पहले खोज कब हुआ, तो 56 kbps, ओके, kbps। और मॉडेम का आविष्कार 1996 में डॉक्टर ब्रेंट थाउजेंट ने किया था, डॉक्टर ब्रेंट थाउजेंट ने किया था इसका तो मॉडेम का आविष्कार। अब देख लेते हैं, ये तो हमारा इंटरनेट से राउटर भी क्लियर हो गया। अब देखिए एक मॉडेम और राउटर को दोनों को मिलाकर इस समय बना रहा है क्या, कोम्बो बना रहा है, मतलब दोनों को मिला दिया गया इस समय के डिवाइस में। तो उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मॉडेम राउटर कॉम्बो। यहाँ पर देखिएगा ये क्या है कि इसमें मॉडेम है आपका और राउटर दोनों होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि टावर लगा भी है, टावर लगा है किस लिए, तो इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। और अगला क्या है, इसमें राउटर का भी प्रयोग कर दिया गया है जिससे वाईफाई भी चल सके। ओके, आशा करता हूँ ये भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्या है। तो अगला वही है संचार माध्यम। संचार माध्यम में आपको हम पहले तो ये बता चुके हैं, फिगर के बारे में आपको बता चुके हैं। और यहाँ पर देखिएगा क्या है, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में सिंपल क्या होता है, वायर लगा होता है, तार, मतलब तांबे का तार, कॉपर का तार लगा होता है। इस कॉपर के तार के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। जो हमारा आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो हमको एक तार के द्वारा क्या कर देता है कि कनेक्ट कर देता है। ठीक है, हम इंटरनेट उस वायर के द्वारा चलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर तकनीक के विकास हुआ, फाइबर ऑप्टिक केबल लगा दिया गया। फाइबर ऑप्टिक केबल क्या था, फाइबर ऑप्टिक केबल से हम लोग अधिक से अधिक डेटा का संचरण यानी लेन देन कर सकते थे। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि संचार माध्यम क्या होता है। संचार मेन हमको यहाँ समझना है, संचार माध्यम क्या होता है। तो संचार माध्यम किसी भी कंप्यूटर से टर्मिनल, किसी भी कंप्यूटर से टर्मिनल या किसी भी टर्मिनल से कंप्यूटर तक डाटा भेजने के लिए हमें एक किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इसी माध्यम को कम्युनिकेशन लाइन या डाटा लिंक या संचार माध्यम कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कंप्यूटर जो हमारा है, जहाँ पर कंप्यूटर चला रहे हैं, कंप्यूटर से टर्मिनल, टर्मिनल मतलब जहाँ से हमको डेटा चाहिए। तो टर्मिनल हमारा क्या हो गया कि जहाँ से हम जिस सर्वर से डेटा ले रहे हैं, अगर मान लीजिए जो सर्वर हमारा इंडिया में है, कोई भी जो सर्वर हमारा इंडिया में है, उस सर्वर से हम लोग कंप्यूटर इंटरनेट से डेटा तो ले सकते हैं।
ठीक है। तो वहाँ से डेटा हमारे कंप्यूटर तक कौन ला रहा है, तो एक वायर के माध्यम से आ रहा है। अगर आप मोबाइल से यूज करते हैं रेडियो वेव तरंग से, रेडियो वेव से आपका क्या हो रहा है कि डेटा आ रहा है सेलुलर नेटवर्क से। लेकिन अगर डेस्कटॉप की बात की जाए जो मॉडेम से कनेक्ट है, तो एक वायर के माध्यम से क्या हो रहा है, कंप्यूटर तक हमारा डेटा आ रहा है। ठीक है। तो कंप्यूटर से टर्मिनल तक, उस कंप्यूटर से उस टर्मिनल तक, या किसी भी टर्मिनल से कंप्यूटर तक, ओके। डाटा को भेजने के लिए हमें क्या होता है, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इसी माध्यम को कम्युनिकेशन लाइन कहते हैं। ठीक है। उसी वायर को कम्युनिकेशन लाइन कहते हैं। यह सिंपल बात समझिएगा आप लोग क्या कहना है कि अगर आप किसी घर में नए हैं, है ना, अब किसी को जानते हैं तो उसी से जाके अपना बात कहेंगे ना, वो जाके कहेगा आपकी बात किसी दूसरे से जिससे आपको कहना होगा। अब आप तो ये तो समझ में आ रहा है ना। तो कम्युनिकेशन माध्यम आपका कौन सा हुआ, मतलब संचार माध्यम कौन हुआ, जिससे आप पहली बार बात कहे हैं, जिससे आप बात कहे हैं और जाकर वो अगला अदर पर्सन से बोल रहा है। कम्युनिकेशन माध्यम कौन होगा, जिससे आप बात को कहे हैं। चलिए ये तो क्लियर हुआ आपका। चौथे पे चलते हैं और अगला क्या है, वेब ब्राउज़र या इंटरनेट सॉफ्टवेयर। अब ये समझने वाली बात है वेब ब्राउज़र का। वेब ब्राउज़र या इंटरनेट सॉफ्टवेयर क्या है कि देखिए, वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर तो आपको समझ में आ रहा है ना। सॉफ्टवेयर क्या होता है, नियमों का समूह होता है, नियमों का समूह होता है। अब ये नियमों का समूह क्या होता है कि जो भी हम लोग सर्च करते हैं, मान लीजिए www.google.com, या आप सर्च कर दिए कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर क्या है, तो सर्च तो किया किस, कौन, सर्च इंजन। लेकिन आपका शो कौन कर रहा है, इंटरनेट सॉफ्टवेयर वेब ब्राउज़र पे शो कर रहा है। आपने तो क्रोम पे लिखा था, लेकिन सर्च कौन किया, गूगल सर्च किया। और गूगल किस पे आ रहा है, शो कर रहा है आपका, तो क्रोम पे आकर शो कर रहा है कि ये आपका जो कंप्यूटर आपने सर्च किया था या इंटरनेट सर्च किया था, ये आपका परिणाम है ना। तो शो कौन करता है, तो वेब ब्राउज़र यानी इंटरनेट सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाया यह क्या है, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी। ओके, तो बहुत सारे वेब ब्राउज़र यहाँ पर दिखाया गया है और आप देख सकते हैं कि वेब ब्राउज़र आखिर क्या होता है। यहाँ पर देखिएगा, एक वेब ब्राउज़र क्या है, किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पर समझिएगा कि वेब ब्राउज़र जब तक न रहे हम तब तक इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकते। तो एक वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर क्या होता है, किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। क्यों कि यही निश्चित करता है, वेब ब्राउज़र ही आपका निश्चित करता है कि जो हम वेब पेज ला रहे हैं वो वेब पेज इनके डेस्कटॉप है कि क्या लैपटॉप है कि इनका कोई मोबाइल है। जो रिक्वेस्ट किया है, जिसने जो आपने रिक्वेस्ट किया है वो आप किससे रिक्वेस्ट किया, मोबाइल से या डेस्कटॉप से, उसी फॉर्म में आपको वो वेब पेज दिखाता है। कभी मोबाइल पे आपका डेस्कटॉप मोड में नहीं दिखाएगा, कभी भी डेस्कटॉप पे आपका मोबाइल पे डेस्कटॉप मोड नहीं दिखाएगा। क्यों कि जब तक आप नहीं करेंगे डेस्कटॉप मोड नहीं दिखाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि वेब ब्राउज़र ओके सॉफ्टवेयर होता है, इसके बिना कोई भी ऑनलाइन सेवा नहीं ली जा सकती। ठीक है, फिर चाहे वह वीडियो देखना हो या किसी वेबसाइट से जानकारी लेना, इसके इस्तेमाल के बगैर इंटरनेट का कोई अस्तित्व नहीं है। वेब ब्राउज़र का कुछ उदाहरण देखिए आप लोग, कुछ उदाहरण देखिए। क्या है उदाहरण, तो उदाहरण में देखिए क्या है, क्रोम है। पहला क्या है, क्रोम, जो गूगल के द्वारा बनाया गया था, गूगल क्रोम। अगला देखिए सफारी है, सफारी, ये क्या है, वेब ब्राउज़र है। और इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है कि निम्न में से वेब ब्राउज़र है, क्रोम है, सफारी है। अगला देखिए क्या है कि ओपेरा है, ओपेरा भी आपका क्या है, ओपेरा भी आपका वेब ब्राउज़र ही है। मोजिला फायरफॉक्स etc एक्सेट्रा। ठीक है। अब वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है जिसका कार्य क्या होता है, इंटरनेट का प्रयोग करके वेबसाइट, किसी वेबसाइट को एक्सेस करना और उन्हें अपने कंप्यूटर पर दिखाना होता है ना। किसी वेबसाइट को चलाएगा और उस जो सर्च इंजन जो खोज परिणाम देगा उसको क्या करेगा, इंटरनेट सॉफ्टवेयर अपने डेस्क कंप्यूटर पर शो कराएगा, जिससे वो परिणाम सर्च किया गया था उस परिणाम को लाकर आपके कंप्यूटर पे शो करेगा। अगर इसके इतिहास की शुरुआत की बात करें तो वही जो WWW की शुरुआत हुई थी, जो WWW की शुरुआत हुई थी उसी समय इसका इतिहास है। तो इसके इतिहास की शुरुआत कब हुई, तो WWW में, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में विकसित किया था। ठीक है, इसी समय इसका शुरुआत हुआ था। तो वेब ब्राउज़र का जो WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में शुरुआत किया था। आशा करता हूँ ये भी आपका क्लियर होगा। और चलिए अब हम लोग का तो ये वेब ब्राउज़र या इंटरनेट सॉफ्टवेयर हो गया। लास्ट में हम लोग का क्या होता है, ISP मतलब ISP क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब यहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं
कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका जियो होगा, जियो जो है वो जियो क्या करती है कि जियो या एयरटेल जो भी है आप उससे रिचार्ज करते हैं, है ना, रिचार्ज करते हैं तो आपका डाटा देता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है आईएसपी हम लोग को क्यों ज़रूरी है। हम लोग सीधा इंटरनेट नहीं चला सकते, तो आप लोग चला सकते हैं जब आपके पास संसाधन होगा। जिस सर्वर से आप डेटा को लेना चाहते हैं उस सर्वर तक आपको केबल बिछाना पड़ेगा। अब ये जियो बिछाई रहती है तो जियो नहीं बिछाई रहती है ना। देखिए 3 कंपनी होती है, टियर 1, टियर 2, टियर 3, यानी 3 कंपनी मिलकर इंटरनेट को चलाने में मदद सहायता करती है। पहली कंपनी वो होती है पहली प्रकार की कि देखिए पहली प्रकार की वो कंपनी होती है जो अन्य सर्वर जो विभिन्न भिन्न सर्वर से समुद्री मार्गों के द्वारा क्या करती है कि फाइबर ऑप्टिक केबल यानी केबल को बिछाई होती है, जिसको सबमरीन केबल भी कहते हैं, सबमरीन केबल भी कहते हैं। वो इंटरनेट के द्वारा बिछा दी जाती है। मान लीजिए क्या है कि गूगल का सर्वर कैलिफोर्निया से मुंबई तक आ गया है, तो मुंबई से आप क्या करेगा, जियो जाएगा, जियो बोलेगा कि आप हमको इंटरनेट चलाने के लिए केबल में ज्वाइन करिए, जोड़िए। तो ये क्या करेगा, कुछ पेमेंट पे करेगा, वही आईएसपी का काम होता है। टियर 3 क्या करेगा कि जियो से कनेक्शन लेगा। तो चलिए ये तो आपको जनरल जानकारी थी, समझ में आया होगा। अब देखिए आईएसपी जो होता है ना, एप्लीकेशन सर्वर से क्या की यहाँ पर एक केबल बिछा दिया। अब इंटरनेट को अगला आईएसपी ए लिंक मतलब आईएसपी ए वाली, अब यहाँ से बहुत सारी कंपनियाँ जुड़ गई। आप फिगर में देख सकते हैं बहुत सारी कंपनियाँ जुड़ गई और ये कंपनियाँ सीधा हमको क्या कर रही है कि मॉडेम के द्वारा हमको इंटरनेट प्रदान कर रही है। तो अब तो समझ में आ रहा है मॉडेम ना। अब देखिए यहाँ पर मॉडेम के द्वारा हमको इंटरनेट प्रदान कर रही है और जब मॉडेम विथ राउटर आपका कॉम्बो होगा तो आप वहाँ से वाईफाई भी कनेक्ट करा सकते हैं। जैसे ये आपका डेस्कटॉप भी चल रहा, यहाँ पे आपका मोबाइल भी चल रहा। क्लियर है। चलिए ये क्या बना दे रहा, लोकल एरिया नेटवर्क बना देता है कौन, मॉडेम विथ राउटर यानी राउटर। ओके, ये आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अथवा आईएसपी वे कंपनी है जो लोगों को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करती है। ओके, आईएसपीएस मतलब बहुत से कंपनी के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और अन्य इंटरनेट सक्षम डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट कर पाते हैं। आईएसपी के माध्यम से ही डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आईएसपी एक प्रवेश द्वार होता है, क्योंकि जब तक आप प्रवेश द्वार से बाहर नहीं जाएंगे, मान लीजिए आपका घर का गेट है, जब गेट से बाहर नहीं जाएंगे तो बाहर घूमने कहीं जा पाएंगे, मतलब बाहर की दुनिया में जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो यही क्या होता है, आईएसपी आपका प्रवेश द्वार होता है ना, कि आपको उस इंटरनेट में प्रवेश करने के लिए एक प्रवेश द्वार होता है आईएसपी। ठीक है, तो गेटवे की तरह यह इस द्वार को पार करने के बाद आप कई ऑनलाइन एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे अभी आप गूगल पे जानकारी खोजना भी है ना, अभी आप क्या कर रहे हैं कि यूट्यूब पर वीडियो ये देख रहे हैं ना, ये यूट्यूब पे वीडियो क्या कर रहे हैं, आईएसपी के माध्यम से देख रहे हैं, मतलब आईएसपी आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किया है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इत्यादि कर पाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 1984 में क्या हुआ था, फर्स्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कौन थी, द वर्ल्ड थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित की गई थी। भारत में पहले सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा कब आरंभ हुआ था, तो ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 15 अगस्त 1995 में विद्युत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ये शुरुआत की गई थी। क्लियर है इतना। अब चलिए ठीक है, क्लियर है। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अगला क्या है हम लोग का। तो अगला वही है कि हम लोग अगर ये तो सब कर लिए, जुटा लिए कि ये हमको चाहिए, अब कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने का तरीका आखिर क्या है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने का तरीका हमारा यही है। देखिएगा आखिर तरीका क्या है कि इंटरनेट हम तो सब कुछ रख लिए, अब तरीका कौन कौन सा होगा, कौन सा तरीका हमको उचित होगा, कौन सा तरीका अनुचित होगा, कौन सा तरीका हमको सस्ता पड़ेगा, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो इसका 3 तरीका होता है। 3 तरीके में देखिए, डायल अप लाइन होता है। डायल अप लाइन जो पहले शुरू में जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, चालू हुआ था, तो डायल अप लाइन के द्वारा हम लोग क्या करते थे, इंटरनेट को कनेक्ट करते थे। अब यहाँ पर दूसरा क्या है हमारा कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तीसरा क्या है, वायरलेस कनेक्शन। ये तीनों कनेक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डायल अप लाइन क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा, देखिएगा ये फिगर में आपको हम दिखा सकते हैं और फिगर के द्वारा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये हमारा मॉडेम लगा है, मॉडेम से हमारा क्या है, टेलीफोन कनेक्ट है। अब हमको अगर पीसी में इंटरनेट को एक्सेस करना होता है, मान लीजिए कैलिफोर्निया में हमारा कोई इंटरनेट को एक्सेस करना चाहता है तो क्या करेगा, या इंडिया में कोई इंटरनेट को एक्सेस करना चाहता है तो क्या करेगा कि पहले टेलीफोन से के माध्यम से आईएसपी के जो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो हमको इंटरनेट का सर्विस प्रदान किया है उसके पास फ़ोन करेगा।
ओके, और नंबर क्या है तो यहाँ पर नंबर देखिए 10 है ना, 100101011, ये आपका मोबाइल यानी फ़ोन नंबर दे दिया गया है। इससे आप कॉल करेंगे तो आपका इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा। और इस कार्य को करने के लिए हमको मिनिमम क्या होता था कि मैक्सिमम 10 मिनट का समय लगता था, सॉरी यहाँ पर 10 सेकेंड का समय लगता था। 10 सेकेंड का इसको जोड़ने में समय लगता था, 10 सेकेंड में आपका इंटरनेट कनेक्ट हो जाता था, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्या है कि ये तो हम लोग का कनेक्ट हो गया। जैसे यहाँ पर भी दूसरे इमेज में भी देख सकते हैं, क्या है कि टेलीफोन लाइन के माध्यम से एक कंप्यूटर जुड़ा है, तो कंप्यूटर के बीच में आपका मॉडेम भी होगा, ठीक है। और ये टेलीफोन है ना, आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास कॉल करना पड़ता था, किससे, टेलीफोन के माध्यम से, तभी आपका इंटरनेट एक्सेस कर पाते थे आप लोग। आशा करता हूँ ये भी अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। और देख लेते हैं इसका कि हम लोग का डेफिनेशन क्या है। डायल अप कनेक्शन पूर्व उपस्थित टेलीफोन लाइन, जो पहले से उपस्थित हमारा टेलीफोन लाइन था ना, की सहायता से इंटरनेट का एक सामान्य माध्यम है। जब हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना होता है तब हमें मॉडेम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को फ़ोन नंबर डायल करना होता है। जब हम फ़ोन नंबर डायल करेंगे तभी हमारा कंप्यूटर क्या होगा, इंटरनेट से जुड़ पाएगा। क्लियर है इतना। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन। दूसरा ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या होता था कि आपका डायल अप यानी लाइन पर, यानी टेलीफोन लाइन पर ही कार्य करता था, लेकिन डायल अप लाइन से कुछ विस्तृत था। डायल अप लाइन से कुछ विस्तृत था और यह टेलीफोन लाइन पर ही कार्य करता था। ब्रॉडबैंड कनेक्शन में देखिए क्या होता था। ब्रॉडबैंड कनेक्शन का इस्तेमाल हाई स्पीड इंटरनेट को चलाने के लिए समान रूप से होता है, ठीक है। यह इंटरनेट से जुड़ने के लिए टेलीफोन लाइन का प्रयोग करता है, टेलीफोन लाइन का ही प्रयोग करता था। और ब्रॉडबैंड कनेक्शन में विभिन्न प्रकार की हाई स्पीड संचरण तकनीकें भी शामिल होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसका तकनीक विधि, अलग अलग विधि भी है ब्रॉडबैंड कनेक्शन का। ब्रॉडबैंड कनेक्शन का आप लोग नाम सुने थे। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन देखिए क्या होता है कि किसी भी कंप्यूटर को डायल अप लाइन से तेज गति में डाटा संचरण की सुविधा प्रदान करता है कौन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अब यहाँ पर देखिएगा कि कौन कौन से विधि है इसको जोड़ने का। पहला है DSL, मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन मतलब आप क्या करते थे, सब्सक्राइबर का मतलब क्या समझ रहे हैं कि उसको एक्सेस कर लेते थे, ISP से एक्सेस करवा लेते थे कि हमको इंटरनेट चलाना है। और आपको वो क्या करती थी, एक केबल के माध्यम से आपको ये जोड़ देती थी। और केबल आपको पूरे मोहल्ले के लिए, यानी जो भी इंटरनेट चलाना चाहता है सबके लिए एक केबल आती थी, और वहाँ से सबको उस केबल के माध्यम से इंटरनेट प्रदान किया जाता था, ठीक है। अब इस प्रकार कनेक्शन में इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए डिजिटल डेटा को टेलीफोन नेटवर्क के तारों द्वारा संचित किया जाता है ना। इस कार्य के लिए DSL मॉडेम की आवश्यकता होती है। DSL मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन मॉडेम की आवश्यकता होती है, जिसे टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। क्लियर है इतना। ये क्या है, DSL सब्सक्राइबर लाइन, ये तो DSL है। दूसरा विधि देखते हैं, केबल मॉडेम। इसके अंतर्गत केबल ऑपरेटर कोएक्सियल केबल के माध्यम से इंटरनेट इत्यादि सुविधा भी प्रदान कर सकते हैं, है ना। वही केबल के माध्यम से DSL जो आपका है, DSL क्या होता था, वो भी केबल के माध्यम से ही आपको इंटरनेट प्रदान करते थे। केबल मॉडेम में क्या होता है, कोएक्सियल केबल जो तांबे के तार द्वारा बने होते हैं, उसके द्वारा आपको इंटरनेट प्रदान करते थे। इसके ट्रांसमिशन की स्पीड बात करें तो 1.5 MB है ना, 1.5 MB पर सेकेंड था। 1.5 MB पर सेकेंड था इसका ट्रांसमिशन का स्पीड। जो आप लोग कहते हैं ना कि हमारा नेट इतना पकड़ रहा है, इतना स्पीड है, वही 1.5 MB पर सेकेंड इसका केबल मॉडेम का ट्रांसमिशन स्पीड था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फाइबर ऑप्टिक तकनीक। फाइबर ऑप्टिक तकनीक यानी फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में तो आपको बता चुके हैं। ऑप्टिकल, फाइबर ऑप्टिकल भी बोलते हैं इसको। ऑप्टिकल क्यों बोलते हैं कि लेजर किरणों यानी प्रकाश की तरंग से रेडियो वेव को क्या करते हैं कि प्रकाश की तरंग से संचरण करते हैं, ओके, लेजर किरणों के साथ, इसीलिए इसको ऑप्टिकल बोलते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक इस तकनीक में वैद्युत संकेतों के रूप में उपस्थित डेटा को प्रकाशीय रूप में बदलकर, मतलब जो वैद्युत संकेत जो डेटा था ना, उसको प्रकाशीय रूप में बदलकर उस प्रकाश को पारदर्शी फाइबर, यहाँ पर देखिए पारदर्शी फाइबर ग्लास, जिसका व्यास मनुष्य के बाल के बराबर होता है। अब बताइए इतना पतला पतला मनुष्य के बाल जो होता है उससे भी पतला होता है, के बराबर होता है, के जरिए प्राप्तकर्ता तक भेजते हैं। अब इतने पतले पतले तार आप बोलेंगे समुद्र में कैसे बिछा दिया, तो इतने पतले पतले तार के लिए भी क्या किया, उसके ऊपर आवरण यानी जो आप लोग देखते हैं वायर, उसके ऊपर प्लास्टिक, उसके ऊपर भी वायर के ऊपर कनेक्शन यानी अवरोध लगाया गया है, ठीक है, ताकि ये नष्ट ना हो सके। और इतना फाइबर ऑप्टिक केबल बिछा दिया गया है कि एक तार भी टूट जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा इंटरनेट पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमारा क्या था कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अब देखते हैं वायरलेस वाला। वायरलेस आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको सेलुलर नेटवर्क दिखाई दे रहा है, सेलुलर नेटवर्क
है ना। इसी नेटवर्क से आप लोग क्या करते हैं, मोबाइल में इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, क्लियर है। इसी नेटवर्क यानी सेलुलर नेटवर्क से आप लोग मोबाइल में इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। पहला क्या है कि वायरलेस कनेक्शन। और वायरलेस कनेक्शन का जो वाईफाई आप लोग पकड़ाते हैं ना, मतलब बिना तार का कनेक्शन। वायरलेस यहाँ पर देखिएगा, वायरलेस जो ब्रॉडबैंड तकनीक ग्राहक के स्थान और सर्विस प्रोवाइडर के बीच रेडियो लिंक का प्रयोग करके क्या करते हैं, घर या व्यापार इत्यादि को इंटरनेट से जोड़ते हैं, इंटरनेट से जोड़ते हैं। अब देखिए क्या होता है कि हमको रेडियो वेव से क्या करते हैं हम, ये सेलुलर नेटवर्क हमारे मोबाइल से कनेक्ट होता है और यहाँ से हम लोग रेडियो वेव की तरंग से क्या करते हैं कि इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, चलाते हैं, है ना। अब अगर आपको डेस्कटॉप की बात की जाए, मॉडेम के द्वारा, टेलीफोन लाइन के द्वारा आप इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ से आपको क्या, कोई भी माध्यम चाहिए, कोई भी केवल आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो भी, मान लीजिए कोई भी सेंटर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो भी सेंटर बनाया होगा, उसके स्थान से आपके घर तक जहां आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं, उसके स्थान तक आपको एक केबल चाहिए। ओके, तो आप क्या करते हैं कि मॉडेम के द्वारा उस इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है एक और होती है लीज्ड लाइन। अब लीज्ड लाइन देखिए क्या होता है, लीज्ड लाइन का अधिक कॉस्ट पड़ता है। लीज्ड लाइन जो बनता है, लीज्ड लाइन का अधिक कॉस्ट पड़ता है किससे, अगर आप मॉडेम और मतलब डायल अप लाइन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन से। क्यों कि लीज्ड लाइन के लिए आपको सिंपल मतलब आपके लिए, सिर्फ आपके लिए एक केबल बिछाया जाता है, कहाँ से, जो आपका ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती है, जो उसका सेंटर होता है, उसके स्थान से आपके घर तक। तो ये क्या होता है कि आपको जितना कहा जाता है डेटा देने के लिए, जितना स्पीड, ट्रांसमिशन स्पीड आपका चाहिए, डेटा का स्पीड, उससे कम नहीं होता है आपका। ओके ना, तो उस केबल के द्वारा कोई अन्य कनेक्ट नहीं होता। जितना स्पीड आपको परमिशन होता है, जितना स्पीड आपको प्रॉमिस किया जाता है, उतना स्पीड दिया जाता है किससे, तो लीज्ड लाइन के द्वारा। ओके, आशा करता हूँ क्लियर होगा। आगे देखते हैं कि वायरलेस फिडेलिटी। देखिए पहला हम लोग का ये क्या तकनीक, वायरलेस फिडेलिटी, यानी वाईफाई के माध्यम से, वाईफाई का इसका शॉर्ट नेम क्या होगा, वायरलेस फिडेलिटी का वाईफाई। यह एक सार्वत्रिक वायरलेस तकनीक है, कौन, वाईफाई, जिसमें रेडियो आवृत्ति, जो रेडियो आवृत्ति के डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है वाईफाई के माध्यम से, ठीक है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि ठीक है, ये तो हमारा हो गया इंटरनेट से कैसे जुड़ेंगे, इंटरनेट से जुड़ने के लिए कौन कौन से आवश्यक घटक चाहिए, इंटरनेट का इतिहास क्या है, इंटरनेट किसे कहते हैं, इतना विस्तृत तरीके से पढ़े हैं। अब देखिए अगला टॉपिक हम लोग का होगा, अगला टॉपिक होगा कि इंटरनेट का उपयोग। आखिर इंटरनेट तो इतना हम लोग पढ़ ले, इतना जानकारी हो गया, अब इसका उपयोग कहाँ करेंगे। तो जनरली आप लोग उपयोग तो करते होंगे ना, बढ़ते हैं इंटरनेट के उपयोग पर। और यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि वाईफाई केबल या तारों के बिना ही उच्च गति से इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। वाईफाई क्या करती है, केबल या तारों के बिना ही उच्च गति से इंटरनेट सेवा प्रदान करते हैं, बिना तार के। ओके, चलते हैं अपना वही अगला टॉपिक पे कि क्या है कि इंटरनेट का उपयोग। अब इंटरनेट का उपयोग, चलिए इंटरनेट का उपयोग। और आगे कहना चाहेंगे कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर देना, क्योंकि अगली वीडियो जब आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो इंटरनेट का उपयोग जहाँ तक आप लोग करते भी होंगे और इसकी जानकारी अभी आपको कुछ हद तक होगी, अगर ना भी है तो पूरा वीडियो देखिए, हो जाएगी। अब ये जो इंटरनेट का वीडियो आपको देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस, IBPS क्लर्क, PO, एनी बैंक एग्ज़ाम, जो भी आपको एग्ज़ाम देना है ना, सब में पूछेगा इंटरनेट से। और इंटरनेट का स्कोप इतना बढ़ रहा है ना कि लगता है कि 2022 आते आते पूरी दुनिया में सबके हाथों में 2 मोबाइल फ़ोन होगा। ओके, तो इसके बारे में जानकारी आपको तो चाहिए। अब देखिए इंटरनेट का उपयोग क्या है कि ईमेल, पहला क्या है, ईमेल। अब ईमेल, आप लोग ईमेल तो भेजे होंगे या कभी प्राप्त किए होंगे या डेली भेजते होंगे। इसका पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। टेलनेट, यूजनेट, www, ई-कॉमर्स, ई-शिक्षा, ई-लर्निंग। अब ये सब क्या होता है, आइए इसी वीडियो में पूरा विस्तृत चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अपने ईमेल पे। अब देखिए ईमेल, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कुछ इंटरफेस आपको ऐसा दिखेगा, आपके मोबाइल में दिखेगा ऐसा कुछ इंटरफेस। किस लिए, तो ईमेल के लिए, ठीक है। अब ईमेल के लिए क्या होता है कि यहाँ से कंपोज कर सकते हैं, जो हमको ईमेल भेजना होगा कंपोज करिए, और यहाँ से जो कुछ टाइप करना होगा टाइप कर दीजिए, नहीं तो कुछ जोड़ना होता है तो अटैच टूल का प्रयोग करते हैं, अटैच, है ना। जो हमको मेल आता है इनबॉक्स में सेव होता है, जो हम लोग फेवरेट होता है स्टार्ट में करते हैं। स्नूज्ड क्या होता है कि जो हमको
ईमेल प्राप्त होती है जो हम रखना चाहते हैं स्नूज्ड में रख सकते हैं। सेंट में क्या होता है कि जो भेजी गई ईमेल होता है ना, जो सेंट में भेजी गई ईमेल आप भेज रहे हैं तो आपके कहाँ स्टोर होगा, तो सेंट में स्टोर होगा, सेंट वाले में। अब देखिए अगला होता है ड्राफ्ट का। ड्राफ्ट में क्या होगा, अगर आप कोई ईमेल भेज रहे हैं नहीं गया, ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। बहुत चर्चा में होता है स्पैम, स्पैम भी याद रखिएगा, स्पैम इसमें इसी वीडियो में बताया जाएगा आपको, लेकिन स्पैम इसमें भी होता है, ईमेल में भी। अनैच्छिक ईमेल को स्पैम बोलते हैं हम लोग, जिसका हम लोग रिक्वेस्ट नहीं किया है तो भी भेजा जा रहा है, उसको स्पैम बोलते हैं, है ना। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजने का माध्यम है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। यह कंप्यूटर नेटवर्क में प्रकाश की गति लाइट की स्पीड से गमन करता है। ईमेल के पते के कितने भाग होते हैं, तो 2 ही भाग होते हैं। कौन सा, एक तो यूज़र नेम होगा, दूसरा होस्ट नेम होता है। एक यूज़र नेम होता है, एक होस्ट नेम होता है। मतलब अभी आप यहाँ पे देखिएगा, यूज़र नेम मान लीजिए हम लिख दे एक के, अब यहाँ पर एक के लिख दिए, अब यहाँ पर एक है तो जब हम लिख दिए तो आगे देखिए ये तो हमारा नाम हो गया gmail.com। अब यहाँ पर gmail.com हम लोग लिख दिए ना, तो ये क्या है कि ये तो हमारा यूज़र नेम हो गया, खुद का नेम हो गया। अब ये यूनिक्वाई होता है, कोई ऐसे नाम से अब ईमेल आईडी नहीं बना सकता। अब जीमेल क्या होता है कि होस्ट नेम होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि अगर सर्वर लेते हैं जिससे हम लोग जिस पे ईमेल आईडी बनाते हैं या जिस आईएसपी पे ईमेल आईडी बनाते हैं, उस आईएसपी का क्या होता है होस्ट नेम। अगर जीमेल पे बनाएंगे यानी गूगल पे बनाएंगे तो जीमेल होगा, याहू बना, अगर हॉटमेल क्या होगा, हॉटमेल होगा, उसी पर, ठीक है ना। अगर यहाँ पर देखिए जीमेल पे बनाएंगे तो जीमेल होगा, हॉटमेल पे बनाएंगे हॉटमेल होगा, रेडिफ मेल पे बनाएंगे रेडिफ मेल होगा, है ना। तो और ईमेल और जीमेल में बहुत अंतर पूछा जाता है, आप यहाँ ध्यान रखिएगा। क्या होता है ईमेल और जीमेल में अंतर बस इतना ही है कि ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है और जीमेल क्या होता है कि गूगल जो होस्ट नेम होता है, गूगल के द्वारा भेजी गई ईमेल, यानी एक एप्लीकेशन का ये नाम होता है गूगल। जीमेल मतलब गूगल के द्वारा भेजी गई ईमेल। अब आपके पास कोई भी ईमेल होगा, है ना, अब आप कहेंगे कि अगर हमारा गूगल का ईमेल ना हो कि हमारा मान लीजिए रेडिफ मेल का होगा, रेडिफ का जो रेडिफ है उसका मेल होगा, अगर हॉटमेल, है ना, अगर हमारा आउटलुक का जो मेल होगा तब हम ईमेल भेज सकते हैं, एकदम भेज सकते हैं। बस आपको ईमेल एड्रेस होना चाहिए। जैसे हमारा फ़ोन नंबर होता है, हम फ़ोन नंबर पे किसी पे कॉल कर देते हैं, वैसे ही आपका ईमेल होता है, ठीक है। अब तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब ईमेल में देखिए कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं, यूज़र नेम और डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या, यहाँ पर कॉम लिखे थे ना, google.com, gmail.com, तो gmail.com क्या होता है, जीमेल, ओके। तो ये हमारा क्या हुआ था कि gmail.com क्या था, डोमेन नेम था हमारा, है ना। इसमें कहीं भी स्पेस नहीं होता। क्वेश्चन में पूछता है कि जीमेल में स्पेस होता है, तो कहीं नहीं इसका स्पेस होता है ना। और ईमेल को भेजने के लिए SMTP, इतना याद रखिएगा, SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। जैसे TCP का प्रयोग किस लिए होता था कि TCP का प्रयोग हम लोग क्या करते थे, इंटरनेट के वेब ब्राउज़र में HTTP का प्रयोग होता है, HTTP का प्रयोग होता है। वेब ब्राउज़र में क्या होता है कि HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। उसी प्रकार यहाँ पर ईमेल में SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। ईमेल कैसे जाएगा, किस पे जाएगा, अगर आप ईमेल किसी एक व्यक्ति को भेजेंगे तो सब पे तो जाएगा नहीं, है ना, या किसी अदर पर्सन पे तो जाएगा नहीं। इसी नियम को बनाता है कौन, SMTP, कि जिस पे ईमेल भेजा जाए उसी पे जाए, ओके ना। SMTP निर्धारित करता है कौन, तो नियम ईमेल का, ठीक है। बहुत सी कंपनियां जो ईमेल सर्विस प्रदान करती है, यहाँ पर देखिएगा जीमेल है, हॉटमेल है, रेडिफ मेल है, याहू मेल है, ईमेल सर्विस प्रदान करती है। बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग ये इतना याद रखिएगा, जितना अगर एग्जाम में तो बहुत इतना हो गया, ओके ना, कि हॉटमेल क्या है, हॉटमेल भी जीमेल ईमेल प्रदान करती है, रेडिफ मेल भी क्या करती है, ईमेल प्रदान करती है, याहू मेल भी ईमेल प्रदान करती है। क्लियर है इतना। चलिए दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं हमारा, कि दूसरा क्या है, तो टेलनेट। टेलनेट देखिए क्या होता है, यहाँ पर फिगर में समझ में आ रहा है आपको, यानी दोनों कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया है ना। मान लीजिए आपके पास 2 मोबाइल है, मान लीजिए 2 डेस्कटॉप है, और 2 डेस्कटॉप आपके पास नहीं है, ओके। एक डेस्कटॉप आपका मान लीजिए मुंबई में है, एक दिल्ली में है, या एक कोलकाता में है। अब यहाँ पर आपको एक मुंबई में है, कोलकाता में, दिल्ली में, आप क्या करेंगे, एक को अगर कोलकाता वाले को चलाना होगा तो कोलकाता जाएंगे, नहीं, यहाँ पर टेलनेट का यूज़ करेंगे। टेलनेट का यूज़ क्या है, आगे देखिए। इसको रिमोट मैनेजमेंट के लिए टेलनेट सबसे अधिक उपयोगी किया जाता है। क्यों, रिमोट मैनेजमेंट क्या, दूर से आप बैठे रहते हैं, टीवी को कंट्रोल कर लेते हैं, दूर से बैठे रहते हैं, टीवी को रिमोट से कंट्रोल कर लेते हैं, दूर से बैठे रहते हैं, एसी को
रिमोट से कंट्रोल कर लेते हैं। कार को जो होता है, कार को रिमोट से कंट्रोल कर लेते हैं। ये कैसे? तो रिमोट मैनेजमेंट सिस्टम आपका डेस्कटॉप पे भी लागू होता है, जिसको बोलते हैं टेलनेट प्रोग्राम। अब यहाँ पे रिमोट मैनेजमेंट के लिए टेलनेट सबसे अधिक उपयोगी किया जाता है। टेलनेट प्रोग्राम का प्रयोग करके हम दूसरे कंप्यूटर को क्या करते हैं, जोड़कर ऐसे कार्य करते हैं जैसे हम उसके कीबोर्ड के पास बैठे हैं। अब आपको कोलकाता, दिल्ली, मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। मुंबई में बैठिए, दिल्ली में बैठिए, कोलकाता में बैठिए, सभी कंप्यूटर को एक्सेस करिए। किससे? तो टेलनेट के द्वारा, टेलनेट के द्वारा, टेलनेट के द्वारा एक्सेस करिए। अब देखिए आगे बोल रहा है कि और आपको कंप्यूटर के विशिष्ट एप्लीकेशन और डाटा को एक्सेस करने का विशेष अधिकार होता है। आप किसी एप्लीकेशन को यूज़ भी कर सकते हैं अदर, जो मान लीजिए अगर आप मुंबई में बैठे हैं, कोलकाता वाले कंप्यूटर को यूज़ करना होता है तो आपको विशेष अधिकार दिया गया। जैसे आप सिंपल कंप्यूटर पे बैठे हैं अपने कंप्यूटर पे, उसी प्रकार उस पर भी कार्य कर सकते हैं। टेलनेट को 1969 में कब बनाया गया? 1969 में बनाया गया और लॉन्च किया गया था। और ऐतिहासिक रूप से हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि यह पहला इंटरनेट था। ये भी पहला इंटरनेट था, क्योंकि कहीं से बैठकर कहीं से भी क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को कंट्रोल करना, ये भी इंटरनेट का ही प्रणाली है। तो ऐतिहासिक रूप से बोल सकते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर समझिएगा ARPANET जो होता है ना, पहला हमारा क्या है, इंटरनेट है, पहला इंटरनेट। अगला बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्या है। तो अगला वही हमारा कि यूज़ नेट। अब यहाँ पर देखिए जो बच्चे बैठे हैं, मान लीजिए कुछ भी कर रहे हैं, या पबजी थोड़ी खेल रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लर्निंग कर रहे हैं, तो साथ में ग्रुपिंग है ना इन लोग का। अगर पबजी खेलें तो सब साथ में बैठे खेल रहे हैं, है ना। तो आगे देखिएगा यूज नेट क्या होता है। यूज नेट जिसे यूजर नेटवर्क भी कहते हैं, यूज नेट को क्या बोलते हैं, यूज नेट को यूजर नेटवर्क भी कहते हैं, ठीक है। इंटरनेट की सबसे पुरानी सेवा है ये। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है क्या कि यह एक ऐसी सुविधा है जिसकी सहायता से नेटवर्क में निहित सूचनाओं के भंडार को किसी विषय पर आधारित समूह में बांटा जा सकता है ना। मतलब जो भी आपका सूचना है, अगर आप यूट्यूब पे इंटरनेट का वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ इंटरनेट का वीडियो आपको दिखाया जाए, है ना, तो यूज नेट होता है ना। जो भी आपका जिस विषय पे आप देखना चाहते हैं और जिस विषय पे आप टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, उसी विषय पर रुचि रखने वाले अन्य व्यक्ति सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं यूज नेट के द्वारा, है ना। जैसे बुलेटिन बोर्ड होता है न्यूज़ ग्रुप का, तो क्या करते हैं कि आपस में न्यूज़ साझा करना है तो न्यूज़ साझा करते हैं आपस में, ओके ना। तो इसको बोलते हैं यूज नेट। इसके माध्यम से आगे देखिएगा, एक नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर में लिखित संदेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। क्लियर है इतना? चलिए अब अगला हम लोग चौथा बढ़ते हैं। चौथा क्या है? चौथा हम लोग का है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये वर्ल्ड वाइड वेब, जितने भी इंटरनेट हम लोग पढ़े ना, सब वर्ल्ड वाइड वेब पे निर्धारित होता है, वर्ल्ड वाइड वेब पे निर्धारित होता है। अभी देखिए वर्ल्ड वाइड क्या, वेब का पूरा नाम तो आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब का शॉर्ट नेम क्या होता है, WWW। अब ये WWW क्या है, अब आप समझेंगे कि WWW क्या है। तो समझने वाली बात यहाँ पर देखिएगा, जो आप लोग फोटो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट पोस्ट करते हैं, है ना, पोस्ट करते हैं, और जब भी आप फेसबुक पे जाते हैं, फेसबुक वाला जो फोटो आप सर्च करते हैं या देखते हैं तो आपको उसी स्थान पे दिखाता है। आखिर इंटरनेट को कैसे पता हुआ? इसको देखिए क्या होता है, WWW सभी जो फोटो, वीडियो आप जो भी फेसबुक के सर्वर पे या यूट्यूब के सर्वर पे अपलोड किए रहते हैं, सबको सहेज कर रखता है, स्टोर करके रखता है। यानी सभी पेज क्या होते हैं, जितने भी पेज आपका स्टार्ट होगा, आप देखते होंगे WWW मतलब www.g आपका google.com, गूगल है ना, google.com से स्टार्ट होता है। मतलब जितने भी आपका वेबसाइट होगा यानी URL होगा, WWW से स्टार्ट होता है, WWW से स्टार्ट होता है। तो जो भी फोटो वीडियो आप पोस्ट करते हैं, सब में क्या होता है कि WWW ही उस वीडियो के लोकेशन को देखता है, और उस वीडियो को जब आप सर्च करते हैं तो आगे क्या करते हैं कि WWW इसको खोज कर लाता है। इसका यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का आपस में गहरा संबंध है, होगा भी, क्यों? बिना WWW के इंटरनेट भी संभव नहीं है, बिना इंटरनेट के WWW भी संभव नहीं है। WWW क्या करता है, जितने भी आप जानकारी किसी भी गूगल के सर्वर पे, यूट्यूब के सर्वर पे साझा करते हैं, सबको सहेज कर रखता है, सबकी जानकारी WWW रखता है, जो एक दूसरे पर निर्भर है, देख रहे हैं यहाँ पे। वर्ल्ड वाइड वेब जानकारी का भंडार है, जितने भी वेब पेज का कलेक्शन है ना, सबको WWW ही रखता है, जानकारियों का भंडार है। इसलिए जो भी वेबसाइट आपका स्टार्ट होती है तो क्या http://www, ओके, उसके बाद .google.com ऐसे होता है।
भंडार होता है अर्थात पेजों का विशाल संग्रह क्या होता है, www होता है। सभी पेज वीडियो जितने भी आप पोस्ट करिए सब www पे क्या होता है, भंडारित होता है, स्टोरेज होता है। क्लियर है। जो लिंक के रूप में होता है, लिंक मतलब हाइपर लिंक के बारे में आप लोग जानते होंगे। या देखिए हाइपर लिंक क्या होता है, जब भी आपको कुछ अधिक पढ़ना होता है तो क्या होता है, क्लिक ओके क्लिक हेयर या मोर इन्फॉर्मेशन, आपको टेक्स्ट दिया रहता है उस पर आप क्लिक करते हैं तो अगला पेज आपके सामने खुल कर आ जाता है, उसी को बोलते हैं लिंक। यानी एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ने के लिए लिंक का प्रयोग किया जाता है। इसके ही कारण क्या है, संसार भर के कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड वाइड जो वेब है ना, HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। ओके, HTML क्या आता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो वेब पेजों को लिखने की एक भाषा है। वेब पेज क्या होता है, जितने डॉक्यूमेंट के पेज होते हैं उस पेजों को लिखने की भाषा क्या है, तो HTML। और इस HTML में क्या होता है कि सभी जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है ना, सभी जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है सब HTML में फॉर्मेटेड होते हैं, मतलब सभी HTML के रूप में होते हैं, HTML फॉर्मेटेड HTML के द्वारा बनाए गए होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। और अगला होता है कि HTTP, यहाँ पर देखिएगा HTTP का पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये किसी भी वेब ब्राउजर पर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन को सर्च करिए, क्या करता है, सभी इन्फॉर्मेशन के आगे HTTP लगा होता है। मतलब क्या है कि वेब ब्राउजर के नियमों का पालन करवाता है कौन, HTTP। नियमों का समूह होता है, सेट ऑफ रूल होता है। वेब ब्राउजर और देखिए यहाँ पे वेब सर्वर और वेब ब्राउजर जो होता है पर काम करता है कौन, ओके वेब ब्राउजर पर काम करता है। www का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो टिम बर्नर्स ली ने 1989 के सेर्न प्रयोगशाला का नाम क्या था, SCERN, सेर्न प्रयोगशाला में किया था। क्लियर है। ओके, तो www आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, अगला हमारा है www के बाद हमारा है आगे ई-कॉमर्स। आपको तस्वीर यहाँ फोटो में दिखाई दे रहा है, ई-कॉमर्स आपको दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए आप कोई कार्ड दे रहे हैं और यहाँ पर बैलेंस पे कर रहे हैं और यहाँ पे ये अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो वही काम है कि आप इंटरनेट के द्वारा किया गया बिजनेस ई-कॉमर्स के अंतर्गत आता है, उसे ई-कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया गया व्यापार या इंटरनेट पर किया गया व्यापार ई-कॉमर्स कहलाता है। इसका डेफिनेशन देख लीजिएगा कि इंटरनेट के माध्यम से उद्योग करने को ई-कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। सरल शब्दों में इंटरनेट की दुनिया में है ना, सरल शब्दों में इंटरनेट की दुनिया में अपनी सर्विस या सेवा प्रदान करना ही ई-कॉमर्स कहलाता है। आप कोई भी मान लीजिए सर्विस प्रदान कर रहे हैं या कुछ अपना सामान बेच रहे हैं, ठीक है, अमेजोन पे कोई भी सर्वर, अगर मान लीजिए अमेजोन पे आप सर्वर ले लिए हैं, सर्वर को खरीद लिया है, वहाँ से आप अपना जो भी प्रोडक्ट है अमेजोन से सेल कर रहे हैं, तो क्या या तो व्यापार कर रहे हैं, तो ई-कॉमर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। इन सेवाओं के अंतर्गत क्या होता है, इंटरनेट पर सामान को खरीदना और बेचना, मार्केटिंग करना, सामान को पते पर डिलीवर करना, बिल का ऑनलाइन भुगतान करना, ऑनलाइन बैंकिंग इत्यादि आते हैं। अब ई कॉमर्स के बाद आप लोग समझिएगा क्या, एक होता है एम कॉमर्स, ये भी ध्यान रखिएगा। एम कॉमर्स मतलब एम कॉमर्स, यहाँ पर आगे कॉमर्स जोड़ लीजिएगा आप लोग। एम कॉमर्स समझिएगा क्या होता है, एक ई कॉमर्स होता है, एक एम कॉमर्स होता है। एम कॉमर्स क्या होता है कि मोबाइल के द्वारा किया गया व्यापार, मोबाइल से जो हम लोग मोबाइल से व्यापार करते हैं, मतलब मोबाइल से जो लेन देन करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं उसको। बस आपको ई कॉमर्स के अंतर्गत ही ये आता है। ई कॉमर्स हम लोग मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल से जनरली क्या होता है कि मोबाइल से किया गया व्यापार हम लोग ई कॉमर्स कहते हैं। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हम लोग का है, तो हम लोग का है ई शिक्षा। अब यहाँ पर देख रहे हैं बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार आप भी लिखिएगा और पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए कि ई क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सवाल हमको लग रहा है मैथ का सवाल ये देख रहे हैं, और जो क्या है कि ई लर्निंग कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से इंटरनेट के रूप से इंटरनेट के माध्यम से लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डेफिनेशन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ई शिक्षा के तात्पर्य से अपने स्थान पर ही इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा से है। इस शिक्षा के विभिन्न रूप है, जिसमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग या कंप्यूटर आधारित लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम इत्यादि शामिल होता है, ठीक है ना। मतलब आप वेब ब्राउजर पे कुछ भी जानकारी को सर्च करिए, ओके। मोबाइल पर आधारित लर्निंग, अभी मोबाइल पर आप वीडियो देख ही रहे हैं यूट्यूब से, तो ये आपका क्या ये शिक्षा, ये लर्निंग है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से यानी इंटरनेट के माध्यम से आप शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे कोचिंग संस्थान होती है जो ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ चलाती है, बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं। तो
चलिए, अब आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और आगे हम कहेंगे कि ये वीडियो को मतलब ये तो आपका एंड हो गया यहीं पर। और इंटरनेट से संबंधित शब्दावली को एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपलोड करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया और आप लोगों को बोरिंग ना फील हो, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा आप अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिएगा, और जो क्वेश्चन आपका बने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला गंवार नहीं होता। ओके, क्वेश्चन पूछने वाला बुद्धिमान ही होता जाता है दिन पर दिन। ठीक है, तो यही कहेंगे, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जब आए तो आपके पास पहले पहुँचे। ओके, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, इसी वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हंसते रहिए।